गाइस, जब से ईवी कार्स मार्केट में आ गई हैं, तो लोग पेट्रोल और डीजल कार्स को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया हो रोड में चल के। और तो और सरकार तो ईवी कार्स को ऐसे प्रमोट कर रही है कि जैसे अब बिजली बिल्कुल मुफ्त मिल रही हो, कि बेटा ईवी कार्स खरीदो और फ्री में चार्ज करो। लेकिन लोगों के दिमाग में इतना कंफ्यूजन भी है कि ईवी कार्स लें कि नहीं ले, और ईवी कार्स की फिक्स कॉस्टिंग कितनी है, उसकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है, और वो पेट्रोल डीजल कार से कैसे सस्ती पड़ती है। इस चक्कर में लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आपको ईवी कार लेनी चाहिए या पेट्रोल कार लेनी चाहिए। तो गाइज, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइज, हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं कि हम लोग एक कंपेयर कर रहे हैं पेट्रोल कार्स को और ईवी कार्स को। वैसे तो डीजल कार्स भी मार्केट में है, लेकिन डीजल अब एसयूवी में ज्यादा आने लगा है और अब बहुत सारी कंपनीज अब तो डीजल कार्स बनाना ही बंद कर दी है। जैसे कि मारुति सुजुकी ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा कार अपनी सेल करती है, लेकिन उसके बाद भी उसने पेट्रोल कार्स पे शिफ्ट हो गई है। हालांकि अभी तक मारुति ने कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं उतारी है, लेकिन उसने अपनी सारी डीजल कार्स को बंद कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आगे चल के गवर्नमेंट ये चाहती है कि कार्स में सिर्फ पेट्रोल और ईवी ही रहे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, आपने तो बहुत सारे वीडियोस में एक एक्सेल शीट देखी होगी जिसपे ये कंपैरिजन दिखाया गया है कि ईवी कार्स और पेट्रोल कार्स में क्या अंतर है, और आपको ये भी साबित कर दिया गया होगा कि ईवी कार्स की रनिंग कॉस्ट कितनी कम है और आपको पेट्रोल कार्स तो आज ही अपनी बेच देनी चाहिए और नई ईवी कार लेके आ जाना चाहिए। लेकिन गाइज, आपको तो पता है कि मैं एक्सेल शीट पे वर्क नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकलिटी की। और प्रैक्टिकल में जब मैंने इन दोनों कंपैरिजन किया तो इसका रिजल्ट देख के मैं शॉक रह गया। तो गाइज, हमने ईवी और पेट्रोल कार्स के कंपैरिजन के लिए दो गाड़ियों को उठाया, नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन पेट्रोल। अब चूंकि टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो ईवी सेक्टर में इतना वर्क कर रही है और गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, ये एक कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि जिससे आपको लगे कि मैं किसी टाटा के शेयर या टाटा कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं। क्योंकि टाटा तो हमारे देश की आन बान शान है, तो टाटा को तो प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, टाटा तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ रही है। तो गाइस, जब हम लोगों ने टाटा ईवी नेक्सॉन और टाटा पेट्रोल नेक्सॉन को कंपेयर किया तो हमको ये पता चला कि जो ईवी कार की अपफ्रंट कॉस्ट है वो 30 से 40% तक ज्यादा है पेट्रोल कार की कंपैरिजन में। क्योंकि जो पेट्रोल कार है वो 14 से 15 लाख की रेंज में आती है और जो ईवी कार है वो 19 से 20 लाख की रेंज में आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ नेक्सॉन की। लेकिन अगर आप अदर मॉडल्स में अदर कंपनीज की गाड़ियों में भी जाएंगे तो भी आप कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको यही कंपैरिजन मिलेगा कि 30% से लेकर 40% तक की अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है। मतलब आपको जो पैसा धीरे धीरे पेट्रोल में लगना है वो पैसा आप एक बार में कंपनी को पे कर रहे हो। तो एक ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि किसी भी कार को आप खरीदने के लिए अपफ्रंट कॉस्ट 30 to 40% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। इसके बाद गाइज आता है सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में आता है इंश्योरेंस। अब आप देखो कि जब गाड़ी की कॉस्टिंग ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, तो हर साल आपको एक ज्यादा अमाउंट का प्रीमियम पे करना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है, ये है कि पेट्रोल कार्स में सर्विसिंग होती है लेकिन इलेक्ट्रिक कार में कोई भी सर्विसिंग नहीं होती है। तो जो पेट्रोल कार्स की सर्विसिंग कॉस्ट है वो ईवी के जो इंश्योरेंस पे एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो उससे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन लगभग बराबर रहा है। तो अभी तक हम देखें तो अभी सिर्फ हमको एक माइनस पॉइंट मिला ईवी कार्स का कि उसकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो ईवी कार और पेट्रोल कार का लगभग सेम रहा है कि आप जितना पैसा उसके इंश्योरेंस कॉस्ट में एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपका सर्विसिंग में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन एकदम इक्वल है। अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी की रनिंग कॉस्ट की। तो गाइस देखिए, एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं। तो हम लोगों ने उसी को एक एवरेज माना हुआ है और 10,000 किलोमीटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक साल में आप अपनी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो आपकी ईवी कार और पेट्रोल कार में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो जब हम बात करते हैं ईवी कार्स की, तो ईवी कार्स की जो रेंज जो कंपनी ने हमको बताई है वो है 450 किलोमीटर। लेकिन कंपनी हुई की बताई हुई रेंज तो पूरी गाड़ी नहीं चलेगी, तो हम उसको ऑन एन एवरेज या जो लोगों ने रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि 350 किलोमीटर की रेंज गाड़ी चलेगी फुल चार्जिंग पे। इसको चार्ज करने के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है। तो गाइज, अगर आप घर की बिजली पे इसको चार्ज कर रहे हो तो लगभग आपका 7 रुपए 8 रुपए यूनिट का बिल रहेगा। और अगर आप इसको आउट स्टेशन कहीं चार्ज करते हो तो आपको डबल खर्चा देना पड़ता है। अगर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी में आप इसको चार्ज करते हो 10 रुपए 11 रुपए यूनिट के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग आती है। तो गाइज, 10,000 किलोमीटर के
आप ट्रैवल में सारी बिजली तो घर से चार्ज नहीं कर सकते ना कभी तो आपको बाहर यूज करना पड़ेगा, या कभी आप ऑफिस में हो अपने या वर्क स्टेशन पे हो, वहां पे आपको गाड़ी अपनी चार्ज करनी पड़ेगी। तो गाइज इसको हम एवरेज मान लेते हैं कि ये 1.5 रुपए यूनिट या 1.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको पड़ेगी। तो 10,000 किलोमीटर पे इसका आपका खर्चा आएगा 15,000 रुपए। मतलब अगर एक साल में आप अपनी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला रहे हो तो आपको 15,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 रुपए पर किलोमीटर। वहीं जब हम पेट्रोल कार की तरफ जाते हैं तो पेट्रोल कार्स में कंपनी एवरेज देती है 17 से 18 का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के दिए हुए एवरेज से 20 to 25% डाउन होता ही होता है। तो इसको हम लोग, क्योंकि एक्चुअली ऐसा भी रहता है कि गाड़ी परमानेंट हाईवे पे नहीं चलती है, गाड़ी आपकी सिटी में भी चलेगी, हाईवे में भी चलेगी, ट्रैफिक में भी चलेगी, तो जो उसका एवरेज आता है वो 12-13 का एवरेज ही रहता है। तो गाइज जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर के आसपास रहती है। तो गाइज ईवी कार को चलाने के लिए 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 15,000 की बिजली लगने वाली है, और वहीं पेट्रोल कार को 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 80,000 85,000 का डीजल लगने वाला है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो लगभग ये 5 से 6 गुना बैठती है कॉस्टिंग। तो इसके कंपैरिजन में जब इसके हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझो कि आपको लगभग 60,000 से 70,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपकी वो अपफ्रंट कॉस्ट जो आपने 30 to 40% एक्स्ट्रा पे की थी कंपनी को ईवी कार खरीदने के लिए, वो आपकी कवर होगी। तो यानी 60,000 किलोमीटर का मतलब हो गया 6 साल मिनिमम, और अगर 12,000 15,000 की आप रेंज पे आ जाएंगे तो आप ये कॉस्ट 5 साल में भी कवर कर सकते हैं। तो गाइज ये तो देखिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि 5 साल 6 साल से नीचे आप जो अपनी अपफ्रंट कॉस्ट है उसको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब 5 साल 6 साल बाद तो आपका ब्रेक इवन आ रहा है, तो आप सोचोगे कि मेरी तो इनिशियल कॉस्ट जो अपफ्रंट मैंने पेमेंट एक्स्ट्रा किया था वो मेरा रिकवर हो गया है, अब यहाँ से मेरी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता है। अब इस बात को फिर से समझते हैं। देखिए आपने जो 30 to 40% अमाउंट वन शॉट में एक्स्ट्रा पेमेंट किया, अगर आप उस पेमेंट को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वहां से आपको 12% 13% रिटर्न मिलेगा, नहीं। देखिए आपको पेट्रोल कार चलाने पे 80,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है एक साल में, वहीं आपको ईवी कार चलाने पे 15,000 खर्च करना पड़ रहा है, तो मोटा मोटा आप देखो तो 65,000 रुपए तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ रहा है ना। तो इससे क्या है, जब आप ईवी कार खरीद रहे हो तो आपने जो 40% का अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है पेट्रोल कार में, उस 40% के अमाउंट को आप एफडी में डाल दो। आप एफडी का ले लो, क्योंकि एफडी पे सबसे कम रिटर्न मिलता है। अब आप देखो कि पहले साल आपको 4 लाख में 75,000 रुपए 65,000 रुपए आप निकाल दो तो 3.25 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। वही इंटरेस्ट आपको सेकेंड ईयर में 2.5 लाख पे मिलेगा, उसके बाद वही इंटरेस्ट आपको 1.25 लाख पे मिलेगा। तो इस तरह करते करते जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो 8 साल 9 साल में जाके पूरा होगा, यानी कि 90,000 किलोमीटर 80,000 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, तब जाके आप उसकी अपफ्रंट कॉस्ट को ब्रेक इवन पॉइंट पे लेके आ पाओगे कि हाँ भाई अब मैंने जितना पैसा ईवी को खरीदने के लिए खर्च किया था अब वो मेरा एक्स्ट्रा पैसा रिकवर हो चुका है 8 साल बाद। अब गाइज आपको भी पता कि 8 साल बाद गाड़ी की पोजीशन क्या होती है। दूसरी चीज, क्योंकि ये गाड़ी बैटरीज पे चलती है और मैक्सिमम कंपनीज के द्वारा जो भी बैटरीज पे वारंटी गारंटी दी जा रही है वो 7 से 10 साल की दी जा रही है। अब अभी तक कोई भी ईवी गाड़ी 8 साल पुरानी तो हो नहीं गई है कि जिसके बारे में हमको ये पता हो कि 8 साल बाद उसकी बैटरी की पोजीशन क्या होने वाली है। लेकिन चूंकि जो हम लोग जनरल लाइफ में कंपेयर करते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरीज होती है, मोबाइल की बैटरीज होती हैं, या किसी और भी चीज़ की बैटरी होती है, जो भी चीज़ बैटरी से चलती है, तो कुछ टाइम बाद या कुछ सालों के बाद उस बैटरी की कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ऐसा अनुमान माना जा रहा है कि शायद ईवी की बैटरीज की कैपेसिटी भी कम होने लगेगी। और अब आप सोचो कि अगर आप 8 साल बाद ब्रेक इवन पॉइंट पे आए हो और 8 साल बाद आप ये सोच रहे हो कि अब मैं यहाँ से सेविंग स्टार्ट करूंगा, तब आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है। और जो गाड़ी की बैटरी भी है ना गाइज, वो सस्ती नहीं है, क्योंकि गाड़ी पे जो कॉस्टिंग आप टोटल कॉस्ट पे कर रहे हो लगभग उसका 40 से 50% तक बैटरी की कॉस्ट जा सकती है। और चूंकि हम लोग बात करने वाले हैं 8 साल बाद की, तो 8 साल बाद तो मुझको भी नहीं पता है कि बैटरी की कॉस्ट क्या रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं हो सकता है बैटरीज के रेट भी बढ़ जाए। और ये भी पॉसिबल है कि शायद जितने की आपने गाड़ी खरीदी थी उससे कुछ परसेंटेज डाउन पे आपको गाड़ी की नई बैटरीज मिल रही हैं, या कंपनी इस पे क्या एक्शन लेगी कि पुरानी बैटरीज को क्या करेगी, इसके बारे में गाइज अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो गाइज इस कंपैरिजन में तो मुझे पेट्रोल कार ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि ईवी कार्स की जो अपफ्रंट कॉस्ट है ना वो उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईवी कार्स को और ज्यादा प्रमोट करना है तो हमें उसकी कॉस्टिंग को पेट्रोल कार्स के आसपास लेके आना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर इसका अच्छा फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि अभी तो कस्टमर को क्या है कि 9 साल सिर्फ अपना ब्रेक इवन लाने पे लग रहा है। तो आप सोचो यार कि इंडिया में कितने ही लोग हैं जो 9 साल तक एक ही गाड़ी को चलाते हैं।
क्योंकि हर साल तो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल किसी तरीके से घसीट जाओगे। लेकिन उसके बाद आपको भी लगेगा यार नया मॉडल आ गया, कोई नई गाड़ी उठाई जाए, इस गाड़ी को सेल करो, अच्छा पैसा मिल जाएगा, मैं वो डाउन पेमेंट जमा करके बैंक से लोन लेके नई गाड़ी उठा लूंगा। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ईवी कार्स तब सक्सेसफुल है जब वो पेट्रोल के प्राइस पे कम आएगी। लेकिन इस पे एक चीज और भी है ईवी कार्स में, उसका ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, वो है मेंटल प्रेशर। आप देखो जब भी आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहेगी कि यार मेरी गाड़ी की बैटरी न डाउन हो जाए, कहीं मैं रास्ते में खड़ा ना हो जाऊं, क्योंकि आपको 350 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। तो आपको ये बहुत देखना पड़ेगा कि उस 350 किलोमीटर की रेंज में कहीं पे चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं है, किसी ढाबे में वाले ने चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ है या किसी पेट्रोल पंप वाले ने चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर आपके पास हमेशा बना रहेगा। पेट्रोल कार्स में ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको पेट्रोल पंप तो हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन अभी ईवी स्टेशंस की इतनी ज्यादा कमी है जिसकी वजह से ईवी कार में चलना एक मेंटल प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। ईवी कार्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है और इसका जो चार्जर है वो हर कंपनी अपने हिसाब से बना रही है और अपनी अपनी गाड़ी में फिट कर रही है। इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी का चार्जर आपके में लग जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मोबाइल में है कि टाइप सी चार्जर अब तो एप्पल ने भी लॉन्च कर दिया है, जिससे लोगों को अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग चार्जर लेके नहीं चलना पड़े, आप किसी के भी चार्जर में लगा के अपना फोन चार्ज कर सकते हो। वैसे भी अगर ईवी में भी ये सिस्टम आ जाएगा कि एक स्टैंडर्डाइज चार्जर बना दिया जाए और वो चार्जर हर कंपनी की गाड़ी में लगे, तब तो गाइस ये बहुत बेटर है। क्योंकि अपना अपना चार्जर कैरी करके चलना, या कभी उस चार्जर में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके वायर में कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर तो आप बैठे रह जाओगे। जब तक कंपनी से आपको नया चार्जर नहीं मिलेगा आप अपनी गाड़ी कैसे चार्ज करोगे। तो मेरे ख्याल से ये एक इसका माइनस पॉइंट है। इसको कंपनी को, जो भी कंपनी इस गाड़ियों को बना रही है, ईवी गाड़ियां बना रही है, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो सारी कंपनीज को इसमें एक साथ आके ये चीज डिस्कस करनी चाहिए कि हमको एक ऐसा स्टैंडर्ड चार्जर बनाना है जो कि सारी गाड़ियों में लग सके, जिससे लोगों को ये इशू नहीं आए कि अगर मेरा चार्जर गड़बड़ हो गया तो मैं अपनी गाड़ी कैसे चार्ज करूंगा। एक फीचर और है जिसपे हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है सेफ्टी फीचर। देखिए अब आप रोड में चल रहे हो तो सेफ्टी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन जब बात आती है पेट्रोल कार और ईवी कार की, तो गाइस देखिए ईवी कार क्या है, वो टोटली बैटरीज पे डिपेंडेंट है और हर बैटरी का अपना एक टेम्परेचर होता है। तो हमको इस बात का ध्यान भी देना होगा कि इंडिया के अलग अलग शहरों में एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो अगर हम ईवी से बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो हमको उसके टेम्परेचर का ध्यान भी देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा या कम टेम्परेचर लेके वो बैटरी फट सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक्चुअली ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि ईवी बाइक्स में आग लग गई है ज्यादा हीट होने की वजह से, या किसी भी अदर रीजन से हो सकता है, या ओवर चार्जिंग की वजह से। तो गाइज इस पे भी कंपनीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइज इस कंपैरिजन से तो मुझे अभी भी पेट्रोल कार्स बेटर लग रही है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इतना ईवी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है कि लोग ईवी कार अब खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं इस चीज को आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप अपनी गाड़ी खरीदेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आप कौन सी गाड़ी खरीदना प्रेफर करेंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे लोग ईवी और पेट्रोल के कंपैरिजन क्लियरली समझ सके कि प्रैक्टिकली में दोनों में क्या अच्छा है। जय हिंद, जय फाइनेंस।